हेलो एवरीवन, चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये दो क्लास में है, क्लास 7th में भी आप इसे पढ़ते हैं एंड क्लास 9th में भी आप इसे पढ़ते हैं। दोनों में ही बिल्कुल ही कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स का फ़र्क है। कुछ एग्जाम्पल्स ज़्यादा दे रखे हैं 9th में, कुछ एग्जाम्पल्स कम दे रखे हैं 7th में, बस इतना फ़र्क है। बाकी डेफिनेशन वाइज या कोई किसी चीज़ तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, दोनों में ही सेम है। अगर यहाँ पे आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जगह कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। सो बेहतर होगा दो जगह टॉपिक, जहाँ पे भी 2 जगह या 3 जगह आपको पढ़ना पड़ता है लगातार कोई अदर क्लासेस में, तो आपको ज़्यादा ध्यान से उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार काम आ जाता है ना। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आई थिंक मैक्सिमम इसमें मैं 2 से 3 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें डिफरेंस टेबल हम करके पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कवर करने वाले हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या आपको बताएंगे। तो मैं सबसे पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का मैं एक डिफरेंस टेबल बनाऊंगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। और इन दोनों की इस लेक्चर में शायद ये दोनों ही बता पाऊँ, इन दोनों का डिफरेंस टेबल ही कवर कर पाऊँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ आयरन एंड लास्टली हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ये 4 पॉइंट यहाँ पे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर किस बात के लिए सोचना अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपने अपने डेली लाइफ में जब भी आप अपने लाइफ की बात करते, कहने के मतलब अगल बगल में जो भी चीज़ आप देखते हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा होता है, बट आपका ऑब्जर्वेशन उसमें होता नहीं है। आप जब उसमें ऑब्जर्व करेंगे, आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन उसमें होगी, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है फिजिकल चेंज, अच्छा ये है केमिकल चेंज। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही फिजिकल चेंज होता है और यही केमिकल चेंज होता है, ठीक है। आपने अक्सर घर में देखा होगा कि आपके घर में फ्रिज है, ठीक है। आपने क्या करा कि यहाँ पे मतलब आपने क्या किया कि एक पूरे छोटे से बोतल में इस तरीके से वाटर आपने भर दिया, और वाटर को भरने के बाद इसको ढक्कन को लगाने के बाद आपने क्या करा कि इसको फ्रीजर जोन में रख दिया। फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट में जो ये फ्रीजर जोन होता है ना, आपने वहाँ पे इसको रख दिया। ये क्या बनेगा? आइस बन जाएगा। आप कुछ छोड़ दो उसको लगभग 7-8 घंटे के लिए, है ना, 6-7 घंटे के लिए, तो उससे भी कम समय में ये फ्रीजर में आइस की तरह पूरी तरीके से आइस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये सबसे मेजर एग्जांपल हर बार ये दिमाग में रख के चलेंगे कि जब वाटर था आपके पास, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जब वाटर था आपके पास और वाटर से जब ये चेंज हो गया आइस में, ठीक है, आइस में चेंज हो गया, तब क्या मजा आया, क्या चेंज हुआ, क्या यहाँ पे फिजिकल चेंज था, क्या यहाँ केमिकल चेंज था, ये देखना है। मान लीजिए आपने घर में अक्सर देखा होगा कि कैंडल आप जलाते हो, ऐसा ये कैंडल आप यहाँ पे जलाते हो, ठीक है। ऐसा करके आपने कैंडल इस तरीके से बाती यहाँ पे लगा हुआ रहता है ना, विक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और ये आपको क्या होता है, वैक्स होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें आखिर कौन सा चेंज हो रहा है। अगर इसका बर्निंग हम करा रहे हैं तो इसमें कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है। पेड़ को आप काट रहे हो, है ना, लकड़ी जो घर में आप सूखे लकड़ी को ले आते हो, सूखे लकड़ी को आप काटते हो, वो क्या हो रहा है। आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, है ना, ये गोल गोल रोटी बनाती हैं, वो क्या है। डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे। पहले आपने आटे को लिया और आटे को अच्छे तरीके से मिला लिया, और आटे को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आपने एक छोटे से इस तरीके से डो बना लेते हैं, है ना, एक गोला टाइप से इस तरीके से बना लेते हैं, ताकि कितने घर में लोग हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके उनको रोटी खिला सकें। ऐसे करके छोटे छोटे बना लेते हैं। तो अभी तक क्या है कि आपने ये जो यहाँ पे मिला के रखा है बर्तन में, और ये जो डो बना लिया है आपने, इसको तो कन्वर्ट कर सकते हो आप इसमें, बट इसके बाद एक रोटी बना लोगे आप,
तो क्या चेंज आएगा। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स जो घर में आप देखते हैं, हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को सोचते हुए फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसका डिफरेंस टेबल मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल्स देखा, वो एग्जाम्पल्स को देख करके हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में आपको वहाँ पे सोचना भी है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको सोचने भी हैं, तो जाकर के अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो चलिए एक साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल चेंज, पहले साइड में हमने यहाँ पे फिजिकल चेंज लिख दिया, एंड दूसरे साइड में हमने केमिकल चेंजेस लिख दिए, केमिकल चेंजेस। तो काय की डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है आपसे, डिफरेंस टेबल पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस टेबल कम से कम आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस टेबल अगर आपको पता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी लिखने में। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके दिमाग में एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल अभी मैंने शुरुआती लेवल पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए थे वो दिमाग में रहना चाहिए आपको। चलिए मैं फिजिकल चेंजेस की बात करूं, है ना, तो दिस चेंज टेक्स प्लेस, this change takes place only in the state, only in the state, है ना, these changes, है ना, this change takes place only in the what state, यानी कि स्टेट कहने का मतलब क्या बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है वो चेंज हो, तो ये फिजिकल चेंज के कैटेगरी में आएगा। सिर्फ अगर उसके सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज आ रहा है ना, तो फिजिकल चेंज आएगा। उसकी टेक्सचर में चेंज आ रही है, ओनली टेक्सचर में चेंज आ रही है, तब भी वो फिजिकल चेंज में आएगा। सिर्फ कलर में चेंजेस आ रही है तो भी फिजिकल चेंज में आएगा। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक चेंजेस आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रही है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये फिजिकल चेंज होगा। ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप, या फिर आप बात कर लीजिए सॉल्युबिलिटी की। तो इन सभी में जब चेंजेस आता है तो आप कहते हैं कि क्या है ये फिजिकल चेंज। बट द मेन पॉइंट इज, यहां पे जितने भी चीज लिखे हैं इसके अलावा यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां पे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, हाउएवर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या इसी को आप अपने लैंग्वेज में कहते हो कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, और यू कैन से कंपोजिशन, डू नॉट चेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अरे यार ये पेन को क्या हो गया यार, यहाँ पे चेंजेस, डू नॉट चेंज। अब चलिए यहां पे क्या करते हैं कि देखिए ये वाला जो है अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस वन, डू नॉट चेंजेस व्हाट, कंपोजिशन। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, आपने लिया था क्या, वाटर एक कंटेनर में लिया था, आपने फ्रीजर जोन में रख दिया था, तो ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया था। वाटर आपने शुरू में लिया था और ये आइस में कन्वर्ट हो गया था। तो क्या देखा आपने कि ये पहले लिक्विड स्टेट में था, वाटर किस में था, लिक्विड स्टेट में था, अब आइस किस में है, सॉलिड स्टेट में है। तो क्या हम इसे फिजिकल चेंज कह पाएंगे? बिल्कुल फिजिकल चेंज कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में गया, यानी कि इसके स्टेट में चेंजेस आई। ठीक है,
बट इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, जो कि यहां पे लिखा है डू नॉट चेंज इन कंपोजिशन, है ना। यहां पे इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। क्यों, कैसे चेंज नहीं हुआ है? वाटर का फार्मूला यहां पे भी H2O है, वाटर का फार्मूला यानी कि आइस का फार्मूला यहां पे भी H2O है। यानी कि आप यहां पे अगर देख रहे हो तो हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहां पे भी है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहां पे भी है। यानी कि किसी भी तरह का कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। जिस तरीके से जहां पे जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स अभी भी हैं। तो हम क्या कह पाएंगे? हम कह पाएंगे इस चीज से कि ये फिजिकल चेंज है। इस तरीके से ढेरों एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पेज लिया, है ना, एक आपने पेज लिया, इस तरीके से आपने एक पेज लिया और उस पेज को बीच से फाड़ दिया। क्या वो पेज का फाड़ना फिजिकल चेंज है? बिल्कुल फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपने जब इसे फाड़ा तो उसकी टेक्सचर चेंज हुई है, बनावट चेंज हो गई। पहले वो यहां पे रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में था और आपने मान लो कि ऐसे अगर फाड़ दिया, ऐसे इस तरीके से ऐसे फाड़ दिया, तो अब आपने ट्रायंगल में चेंज कर दिया। इसको देख लो, इस तरीके से ट्रायंगल में चेंज हो गया ऐसा करके, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब इसकी टेक्सचर चेंज हो जाती है। बट क्या इस पेज को जो आपने फाड़ा इस सैंपल में और इस सैंपल में क्या कोई फर्क है? उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क है? यहां पे भी इस पेज में सेलुलोज था, है ना, इस पेज में यहां पे भी सेलुलोज था और इस पेज में जो फाड़े हो यहां पे इसमें भी सेलुलोज है। तो कोई फर्क ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ है, बट सिर्फ टेक्सचर चेंज हुआ है। तो हम फिजिकल चेंज कह पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने दरवाजे पे आपने कलर कर दिया। जो दरवाजा है आपका सूखा हुआ लकड़ी है और वो उसमें आपने क्या किया कि कलरिंग कर दिया। तो कलरिंग करने के बाद बेटा क्या आपको क्या लगता है कि आपने कोई कैसा चेंज करा है? फिजिकल चेंज होता है। वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि जस्ट आपने कलर चेंज करा है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। लकड़ी का जो प्रॉपर्टीज अभी था वो अभी भी है, जो पहले था वो अभी भी है, जस्ट आपने कलर कर दिया है उसको, और भी किसी तरीके का चेंज नहीं आता है। तो वो फिजिकल चेंज में काउंट होता है। किसी को भी कलर कर लो, है ना, फिर उसके धीरे धीरे कलर छूट जाते हैं। एक समय आने के बाद बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, वेरी वेरी स्लो, बहुत दिनों बाद ये जाकर के पता चलता है। तो वैसे उतना ज्यादा स्लो होने को हम उतना कंसिडर नहीं करते। तो हम सिंपली समझ के चलते हैं ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, आपने कलर जो चेंज किया, यानी कि कोई भी आपने जो कलरिंग करते हो, पेज में भी कुछ डायग्राम बनाते हो, है ना, ड्रॉ करते हो, उसमें कलरिंग करते हो, दैट इज फिजिकल चेंज। वहां कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती है बेटा, है ना। जो पेज था वो पेज अभी भी रहेगा, है ना, जो कलर था वो कलर अभी भी रहेगा। तो किसी भी तरह का कंपोजिशन उसमें चेंज नहीं होता, यानी कि उसमें जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होते। अच्छा, हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तब भी आप कह सकते हैं क्या कि यहां पे ये फिजिकल चेंज, ठीक है। स्विच को ऑन करना, ऑफ करना, ये क्या है? स्विच को ऑन ऑफ करना वो क्या है? फिजिकल चेंज है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो और कह सकते हैं हम कि रबिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रॉड, ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो कहने का मतलब है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, यानी कि जब जो सबसे छोटा कॉम्पोजिशन जो होता है उसका, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा केमिकल चेंज के बारे में बताओ सर। फिजिकल चेंज के बारे में अच्छा खासा आपने बता दिया डेफिनेशन, अब थोड़ा सा केमिकल चेंज के बारे में बता दो। तो केमिकल चेंज में आप क्या देखते हैं? देखिए यहां पे पूरा डेफिनेशन एज इट इज में सेम रखूंगा, थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगा। वो क्या चेंज लाऊंगा तो देखने वाली बात है कि द चेंज टेक्स प्लेस। देखना, मैं पूरा एज इट इज सेम लिख देता हूं। द चेंज टेक्स प्लेस, the change takes place in the state texture, color, electrical and magnetic properties, magnetic properties
इसके अलावा जो हमने ये प्रॉपर्टीज की बात करी थी, along with इसके साथ साथ क्या चेंज आएगा, इसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी बेटा। जो ये वाला है ना, इसमें चेंज नहीं होता था। तो मेजर डिफरेंस है कि along with molecular properties changes, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, और कहने का मतलब इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, बोलो, चेंज हो जाएगी, चेंजेस। ये होता है मेन डिफरेंस। यानी कि आप मान लीजिए कि पेपर आपने लिया, जो पेपर आपने उस टाइम लिया था, उस पेपर को आपने लिया, उस पेपर को आग लगा दी। आग लगाओगे ना, जैसे ही आग किसी में लगा दो भैया, वो केमिकल चेंज हो जाएगा। आपने क्या किया बेटा, आग लगा दिया यहां पे, यानी कि O2 से रिएक्शन करा दिया। जब आपने इसमें आग लगाया तो ये जल गया पूरी तरीके से, और ये क्या हो गया, एक इस छोटे से कटोरे में अगर आपने जलाया है तो ये एक छोटा सा ऐश, यहाँ पे ब्लैक कलर का ऐश आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लैक रेसिड्यू वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिला, ये कुछ और सब्सटेंस था शुरू में, अब कुछ और सब्सटेंस है। पूरी तरीके से सब्सटेंस ही चेंज हो गया भैया, कॉम्पोजिशन ही पूरी चेंज हो गई। पहले यहाँ पे सेलुलोज हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से कार्बन हो गया है ना, पूरी तरीके से जल गया है वो। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई है पूरी, है ना। तो ऐसा हम कहते हैं कि ये कौन सा चेंज होता है, कोई भी चीज को जला लो, पेट्रोल को जला लो, पेट्रोल को जलाओ, तो पेट्रोल को जलाने के बाद ये केमिकल चेंज हो जाता है। मतलब ये पेट्रोल बचता है क्या आपका, है ना। ये पेट्रोल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ और थी शुरू में, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मिले हुए थे पहले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये पेट्रोल में पहले हाइड्रोकार्बन्स थे, और जब जल गया वो तो ऊपर में जाकर के ये CO2 में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, बहुत सारे दूसरे जो रेसिड्यू रहते हैं उसमें SO2 में चेंज हो जाते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट चीज को जलाने के बाद, अलग अलग चीज को जलाते हैं तो अलग अलग तरह के गैसेस आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से गैसेस में चेंज हो जाता है वो। तो जो पहले था वो अब नहीं रहा, प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, कंपोजिशन इसकी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं बेटा। तो ये था केमिकल चेंज का मेजर डिफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये था फिजिकल एंड केमिकल चेंज का पहला डिफरेंस, और इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे डिफरेंस की बात करेंगे। तो आइए अब हम दूसरे डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम समझ सकें कि क्या होता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। क्योंकि एक क्राइटेरिया से सिर्फ यहाँ पे नहीं समझ सकोगे कि क्या फिजिकल चेंज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है, मतलब जितने भी एग्जांपल्स लोगे उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आए आपको। तो पहला हमने देख लिया, अब चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं, दैट इज सेकेंड वन। और सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसा कि अभी हमने कहा आपको कि स्पेसिफिक properties of the substance, specific properties of the substance क्या होता है बेटा, remain unaltered after the physical change, अगर सबसे अच्छे तरीके से आपको सोचना है बेटा, तो आप तो सिंपली वही आइस और वाटर का एग्जांपल ले लो, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कुछ भी चेंज नहीं होती, ठीक है। उसकी वाटर से आइस के जाने में कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, उसकी जो प्रॉपर्टीज वहां था वाटर का, वही वाला आइस में भी प्रॉपर्टीज है, जबकि यहां पे प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एज इट इज, मैं पूरा सेम रखता हूं बेटा इस डेफिनेशन को, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, है ना, चेंजेस कंप्लीटली। यहां पे था क्या, रिमेन अनअल्टर्ड, बट यहां पे क्या होगा, चेंज
कंप्लीटली और चेंजेस कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है क्या, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाती है ना, जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाटर को लिया आपने, यहाँ पे वाटर को लिया, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपने। क्या कराया बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है सर? आपने देखा होगा कि एक टैंक में यहाँ पे एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सर्किट बना करके फिर वाटर को यहाँ रखा जाता है और टूट जाता है, वो H2+O2 में टूट जाता है। तो वाटर को H2+O2 में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे ये सेटअप बना करके आपने वाटर को यहाँ रख दिया और इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे टूट गया H2+O2 में। तो आप देखो बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ये वाटर का काम क्या था? कहीं आग लग जाता है तो उसको बुझाने का काम था, ये बुझाने का काम करता है उसको, ठीक है। जबकि आप देखें कि O2 जो होता है आग लगाने का काम करता है बेटा, आग लगाने का काम करता है, समझ रहे हो? ये आग लगाने का काम करता है, क्लियर है? तो ये चीज में डिफरेंस है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। यानी कि केमिकल चेंज होने के बाद वो पूरी तरीके से चेंज ही हो जाता है, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है ना, वो चेंज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात करें सर? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये वाला प्रॉपर्टीज के बाद अब मैं आपको समझाता हूं थर्ड प्रॉपर्टीज, दैट इज, अब हम देखते हैं यहां पे थर्ड प्रॉपर्टीज की, चलिए बात कर लेते हैं। नंबर थर्ड, यहां पे हम कहते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंसेस, है ना, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस यहां पे नहीं बनता। जबकि यहां पे हम कहते हैं कि ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड। आप सोचिए बच्चों, जब भी आप कभी भी आप जैसे अभी पेपर को जलाया था आपने तो ऐश में कन्वर्ट कर दिया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। आपने क्या किया था कि और भी केमिकल चेंजेस ले सकते हो, मैग्नीशियम रिबन को जला दो, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वो पूरी तरीके से अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर देता है, समझ रहे हो? तो पूरी तरीके से अगर प्रोडक्ट चेंज कर दे रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, उसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंज, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट ही चेंज कर देता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में एक ब्राउन कलर का लेयर ला देता है, तो वो मेटल को बर्बाद करके दूसरा प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। अच्छा, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ सीएनजी, किसी भी चीज का बर्निंग करा दो बेटा, कोई भी चीज में आग लगा दो, लकड़ी में आग लगा दो, या फिर जो रोटी बनाते हो उसमें अब जो सेकते हो उसमें हीट देते हो वो लगा दो, तो किसी चीज में आप आग लगा दो, यानी कि O2 से रिएक्शन करवा दो आप, तो आप देखेंगे कि उसकी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगी, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। जबकि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है इसमें। पेपर को फाड़ा आपने, फिजिकल चेंज था, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। आइस को आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया या वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो नया प्रोडक्ट नहीं बना, सेम चीजें रही, है ना। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल चेंजेस, ठीक है। और बहुत सारे चीजें हैं जिसे आप फिजिकल केमिकल चेंज के एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये था अपना थर्ड एग्जांपल। अब हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल की, यानी कि कैसे डेफिनेशन हम डिफरेंस टेबल में और बताएंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, आइए। सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज इज, यहां पे हम कहते हैं कि इसके वेट में, है ना, इसका जो मास होता है, इसके मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इसके मास में अगर बात करें तो देयर इज नो चेंज इन वेट, देयर इज नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट, ठीक है। और जबकि राइट साइड में अगर बोले, यानी कि हम केमिकल चेंज में बोले, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे अपरेंट चेंज देखने को मिलता है, कुछ तो चेंजेस देखने को मिलता है,
जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लकड़ी को अगर जला देते हो, ठीक है, कोई लकड़ी को अगर जलाते हो तो लकड़ी को जलाने के बाद जो उसका ऐश मिलता है, क्या वो लकड़ी जितना वजनदार था, जितना उसका वेट था, क्या उसके ऐश भी जो होते हैं वहां पे बच जाते हैं? क्या उसका भी वेट उतना ही रहता है? ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप खुद सोचो, जब आप मतलब किसी भी चीज को जला दो ना भैया, पेपर को ही जला लो ना, 1 केजी पेपर को जलाओ, क्या आपको उसके बाद उसके ऐश को आप वेट करोगे तो क्या आपको 1 केजी मिलेगा? वो नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो केमिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे प्रोडक्ट बने, बहुत सारे गैसेस बने जो कि उड़ गए ऊपर, है ना। बाकी जो रेसिड्यू बच गया है वो आप वेट कर रहे हो, बाकी सारी चीजें तो उड़ गए, एक अलग अलग प्रोडक्ट बन के, नया नया प्रोडक्ट बन के उड़ गया, जबकि यहां तो कोई नया प्रोडक्ट बनता ही नहीं था। फिजिकल चेंज में तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता था, इसीलिए इसके वेट भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज वहीं पे रहता था, कंटेनर में ही हर एक चीज रहेगा यहीं पे। ठीक है, जैसे वाटर आपने 1 केजी लिया है तो आइस जब बनेगा तब भी 1 केजी होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर फिक्स है और कंटेनर से बाहर कुछ नहीं जा रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है, आपने यहां पे पेट्रोल लिया है ना, 5 लीटर पेट्रोल लिया, ठीक है, इसको बर्न कराया तो कुछ भी नहीं बचेगा भैया, वेट आपका यहां पे कुछ भी नहीं बच रहा है, सब तो उड़ गया, नया प्रोडक्ट बन के उड़ गया, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो वेट में भी तो चेंज हुआ। तो यानी कि यहां पे वेट चेंज बिल्कुल नहीं होता है, इसके वजन में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहां पे हम कहते हैं कि वजन में चेंज होता है। क्लियर है? तो ऐसे करके आप कह सकते हैं। सो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब आप और देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, आप एग्जाम्पल सोचिए, जो भी आपके चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उसमें से आप डिफाइन करने की कोशिश करिए कि कौन सा आखिर फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम 5वें प्रॉपर्टीज की ओर मूव कर चुके हैं, दैट इज एनर्जी चेंजेस की बात करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस की, कि आखिर एनर्जी चेंजेस क्या होती है। तो फिजिकल चेंज में हम कहते हैं कि जब भी फिजिकल चेंज की कोई प्रोसेस होती है तो यहां पे हम जब एनर्जी चेंजेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं देयर मे बी नेट ऑब्जॉर्प्शन, देयर मे बी नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। तो हो सकता है मे और मे नॉट, तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि नहीं होता है, तो नो एनर्जी चेंजेस, है ना, नो एनर्जी चेंजेस। बट सम टाइम्स देखा जाता है कि कहीं कहीं पे एनर्जी चेंजेस मे और मे नॉट, मतलब हम कह सकते हैं कि नेट एनर्जी देखा जाता है, मे और मे नॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो ऑलवेज ही एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कि हमेशा एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस होता ही होता है, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को जलाइए, किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो वो प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, वो प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, यानी कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना। जब कभी सब्सटेंस, कभी भी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो यहां पे कभी चीज को जलाने के बाद एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, तो हम कहते हैं कि यहां पे केमिकल चेंज। ठीक है, तो ऐसे आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक समझ लिया कि एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, हीट का रिलीज भी हो सकता है। और जो लास्ट है, अपना लास्ट जो पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, दैट इज टेम्पररी चेंज, या फिर हम कहते हैं इसको परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज को क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिए, मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिए, तो क्या ये रिवर्स डायरेक्शन में ला सकते हो आप इसको? अगर वो कॉज को हटा देते हैं तो क्या आप वापस उसको मिल्क बना सकते हैं? नहीं। तो ये परमानेंट चेंज है। बट यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में शुरू से मैंने कहा है कि आप वाटर आइस का एग्जांपल ले लीजिए। आपने अगर एक बार वाटर को आइस बना दिया, वाटर को आपने आइस बना दिया, तो क्या आप इस आइस को वाटर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये टेम्पररी चेंज हुआ ना भैया, तो टेम्पररी चेंज हुआ यानी कि वापस तो आप ला ही सकते हो, तो वापस ला सकते हो, तो इसी को हम कहते हैं क्या? टेम्पररी चेंज है। कि कुछ कॉज हमें रिमूव कर दें तो हम उसको वापस उसी में ले आएं, तो हम इसको क्या कहेंगे? अगर सेम वापस ले आते हैं तो हम इसको टेम्पररी चेंज कहते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं तो परमानेंट चेंज। जैसे पेट्रोल को जला दो, पेट्रोल के जलने के बाद क्या आप उसको पेट्रोल को वापस ला सकते हो? ना। अच्छा, मम्मी रोटी बनाती है तो डॉ से जब रोटी कन्वर्ट हो जाता है, ये है ना, आपको ये जला हुआ जो मतलब रोटी बन गया,
है ना, आपने पका लिया इसको, तो क्या आप फिर से डो में कन्वर्ट कर सकते हो ना? नेवर, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट बन चुका है। ये परमानेंट चेंज है भैया, चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो आपको इन सभी को दिमाग में रखते हुए 6 पॉइंट्स जो हमने लिखवाए हैं, इन सभी को दिमाग में रखते हुए आप जब एनालिसिस करेंगे किसी को, अपने चारों तरफ जो भी आप देख पा रहे हैं, अगर उसको आप सोचेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। अब जैसे हम बताते हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे केमिकल चेंजेस की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। आप रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं किसमें? केमिकल चेंज में। आप बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ सीएनजी, एवरीथिंग जो भी जला रहे हो वो सब कुछ केमिकल चेंज में आएगा बेटा। इसी तरीके से फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, है ना। स्विचिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब बल्ब को चेंज करते हो तो देखते हो लाइट एनर्जी ये सब इवॉल्व होता है ना, एनर्जी चेंजेस जो बोला था, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंज होता है ना। तो देखो ना, बल्ब चेंज करते हो तो वो फिजिकल चेंज है, बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो वो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी तो वहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे छुओगे तो हीट एनर्जी भी अब निकलता है, तो वो लेकिन है क्या? फिजिकल चेंज है। लेकिन वो बल्ब का जलाना आपका फिजिकल चेंज है। रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रॉड, है ना। मान लो कि मैग्नेट को आप वहाँ पे लगातार रगड़े जा रहे हो, किसमें? एक स्टील रॉड में, तो वहां पे भी कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाता है, तो आप उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, आप आयोडीन पे हीट दीजिए तो वो भी क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, है ना, तो आप वाटर में कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व करिए, वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है। तो बेटा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में बता सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि चलिए एक आपने इस तरीके से मोमबत्ती बनाया जिसे आप कहते हो कि यहाँ दो चीज़ें हैं। कैंडल जब आपने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो इसको विक कहते हो, है ना, और ये क्या होता है? वैक्स होता है। तो विक एंड वैक्स, तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है। जब ये वीक जल जाएगा पूरी तरीके से तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, एस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो थ्रेड रहता है ना। ये वीक क्या है? एक थ्रेड जैसा है, तो थ्रेड तो जल जाता है, तो ये क्या है बेटा? केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें कि ये वैक्स को आप एक कंटेनर में रखिए इस तरीके से और जलने दीजिए, वो लगातार फिर से यहाँ पे मेल्ट होकर के ये पूरी तरीके से यहाँ पे भर जाएगा। और फिर से इसमें क्या कीजिए, जब नया आ गया तो नए कंटेनर में जब आप ये वैक्स पूरी तरीके से ले आए, वो तो वीक तो पूरा जल गया, वो कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे नए कंटेनर में आप ले आए और फिर इससे यहाँ पे एक नया वीक लगा दीजिए, नया रस्सी धागा लगा दीजिए इसमें और फिर से जला सकते हैं आप। यानी कि ये इसका जलना जो होता है, वैक्स का जलना, यहाँ पे क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। यहाँ नया प्रोडक्ट बना ही नहीं, जो जला और वह वही फिर मेल्ट करके स्टेट चेंज हुआ, ये लिक्विड स्टेट में आ गया था, फिर लिक्विड स्टेट से थोड़ी देर में वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, फिर से आप इसको यूज में ले सकते हो। तो दिस इज फिजिकल चेंज। जबकि ये जल गया तो दूसरा वीक लगाना पड़ रहा है आपको, उसी जलाए हुए वीक को, है ना, जले हुए बाती को आप नहीं लगा सकते फिर से सेम यूज में, तो ये केमिकल चेंज है बेटा। तो आप इस चीज को समझना अच्छे से, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपके चारों तरफ, वो एग्जाम्पल्स बीतते रहते हैं। आप हर एक चीज को देखिए, वो चेंज को देखिए, वो बताइए, सोचिए कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी और भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इसमें हम कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।